हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ क्लासेस। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएल TG2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। 24 जनवरी 2019 में जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इसका पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया गया है। ये पार्ट 2 आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन तक। आइए तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, चाल क्वाल प्रकार वाले उपकरण पर काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चाल क्वाल मतलब क्या बोला है। तो चाल क्वाल मतलब होता है मूविंग क्वाल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग क्वाल इंस्ट्रूमेंट यानी चाल क्वाल। एक हम लोगों का होता है मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट, जिसको चाल लौह उपकरण भी बोला जाता है। तो जो मूविंग क्वाल इंस्ट्रूमेंट होता है ये ओनली डीसी पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम करता है, यानी इसका उत्तर 2 है। लेकिन मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मूविंग क्वाल इंस्ट्रूमेंट है। तो जो मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट है ये हमेशा जो है एसी तथा डीसी दोनों पे काम करता है। मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट एसी तथा डीसी दोनों पे काम करता है। एक और क्वेश्चन मूविंग क्वाल से पूछता है, चाल क्वाल से पूछता है कि चाल क्वाल टाइप का जो उपकरण है वो किस प्रकार के वैल्यू को मापता है। तो वो हमेशा औसत वैल्यू को मापता है। कौन सा वैल्यू को मापता है? औसत मान को मापता है। और चूँकि जो सिनुसोइडल वोल्टेज होता है या सिनुसोइडल करंट होता है, यानी जो एसी आपूर्ति होता है उसका औसत मान शून्य हो जाता है। तो इसी कारण से जो है मूविंग क्वाल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग एसी क्वांटिटी यानी एसी आपूर्ति को मापने में नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और होता है कि आप लोग जानते हैं कि जो सिनुसोइडल वेव होता है उसके लिए जो औसत वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू जो होता है वो होता है 2/पाई। लेकिन बहुत से लोगों को ये ही नहीं पता होता कि ये 2/पाई जो है ये एक साइकिल के लिए है या आधा साइकिल के लिए। तो जो 2/पाई है ये हम लोगों को हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू है। हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू 2/पाई है। लेकिन जो चाल क्वाल है वो पूरे संपूर्ण साइकिल का औसत वैल्यू मापता है। इस कारण से एसी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पूरा एक साइकिल के लिए जो एसी का औसत मान हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। इसी कारण से जो है चाल क्वाल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ डीसी आपूर्ति को मापने में किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि जो डीसी आपूर्ति का स्केल होता है वो कैसा होता है। तो जो जो चाल क्वाल का जो स्केल होता है वो कैसा होता है। तो स्केल जो होता है हम लोगों का कैसा होता है, लीनियर होता है, जिसको हिंदी में यदि हम लोग बोलें तो रैखिक स्केल होता है। रैखिक स्केल होता है। लेकिन जो चाल आयन जो होता है, मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका स्केल जो होता है लीनियर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। MG सेट और यूटी कन्वर्टर बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं? तो M मतलब मोटर या G मतलब जनरेटर होता है। तो MG सेट जो है AC को DC में बदल देता है, AC से DC में। यूटी कन्वर्टर का भी वही काम होता है, AC से DC में बदलना। यहाँ पे जो MG सेट में जो मोटर होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। और जो जनरेटर होता है ये DC शंट जनरेटर होता है। DC शंट जनरेटर होता है। जो जनरेटर होता है वो डीसी शंट जनरेटर होता है। जो मोटर होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि 5 HP तक यानी 5 HP तक 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायर के प्रेरण मोटर के उपयोग से शुरू किया जा सकता है। यानी किसके उपयोग करके, किस प्रकार का स्टार्टर का उपयोग करके हम लोग शुरू करते हैं। तो मुख्यतः जो इंडक्शन मोटर में हम लोग स्टार्ट करते हैं वो 3 प्रकार का स्टार्टर होता है। एक तो डॉल स्टार्टर दिया हुआ है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए डॉल का। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। एक होता है हम लोगों का स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। एक हम लोगों का होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो देखिए जो डॉल स्टार्टर होता है ये कम रेटिंग के लिए, जिसका कि पावर शक्ति कम हो उसके लिए उपयोग किया जाता है। जिसका शक्ति
5 HP से कम हो, जिस इंडक्शन मोटर का शक्ति 5 HP से कम हो, उसके लिए हम लोग डबल स्टार्टर का उपयोग करते हैं, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करते हैं। जिसका रेटिंग बहुत ही हाई हो, लगभग 100 HP से ज़्यादा का हो, उसके लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और जिसका रेटिंग मीडियम हो, यानी 5 HP से 100 HP के बीच में हो, उसके लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोले है कि किसी डीसी मोटर की दिशा द्वारा बदली जाती है। तो कोई भी डीसी मोटर हो, या तो शंट हो, हम लोग जानते हैं कि डीसी मोटर होता है शंट मोटर, उसके बाद सीरीज होता है, या एक और कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड भी दो प्रकार का होता है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड होता है, एक कम्युलेटिव कंपाउंड होता है। और कंपाउंड को एक आधार पे और बांटा जाता है उसके फील्ड वाइंडिंग के अनुसार, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड में मोटर। अब यहाँ पे देखिए कि मोटर को मोटर का जो दिशा है वो कैसे बदल सकते हैं। तो किसी भी डीसी मोटर की दिशा बदलने के लिए या तो उसके फील्ड वाइंडिंग के, या तो उसके आर्मेचर वाइंडिंग, किसी एक के संयोजन को जब हम लोग बदल देंगे तो जो डीसी मोटर की दिशा है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर में से जो ये संयोजन को बदल देने के बाद जो है डीसी मोटर की दिशा बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन बोला है कि संकीर्ण जगहों पर काम करने के लिए किस प्रकार के पलाय का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ पे जगह कम होगा वहाँ पे हम लोग लंबे नोकेदार पलाय का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्न में कौन विद्युत योधी पदार्थ है। तो जो विद्युत योधी पदार्थ है वो कौन है, फाइबर है। आगे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक चालकता जो होता है वो किस पदार्थ का होता है। तो जो सबसे अधिक चालकता होता है वो किसका होता है, सिल्वर का, यानी कि चांदी का। उसके बाद किसका होता है, तो कॉपर का। उसके बाद किसका होता है, तो एल्युमिनियम का। एक और क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वो जो कंडक्टर यूज होता है उसका नाम क्या है, SI कंडक्टर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोले है कि 3 फेज स्क्वायर केज मोटर का शुरुआती करंट होता है। तो जो 3 फेज स्क्वायर केज मोटर है इसका शुरुआती करंट जो रेटेड करंट होता है, यानी निर्धारित करंट जो होता है उससे लगभग 5 से 6 गुना होता है, 5 से 6 गुना होता है। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होने के कारण खतरा यह भी आता है कि वो जो स्टेटर बाइंडिंग है उसको जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक कर शॉर्ट सर्किट हो जाए या ज़्यादा हीट उत्पन्न कर उसको जो है बाइंडिंग को जला दे। इस कारण से ही 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन बोले है कि एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता क्या है। तो देखिए यदि चांदी की पट्टी लगा हुआ हो तो ±10% है। यदि किसी भी प्रकार का पट्टी नहीं हो, कोई भी पट्टी नहीं हो तो जो होता है वो हम लोगों का जो टॉलरेंस होता है, सहनशीलता जो होता है वो हम लोगों का ±20% होता है। कितना होता है, ±20%। लेकिन यदि बोले कि जो सोना का यदि पट्टी हो, यानी कि सोना वाली पट्टी का जो सहनशीलता होगा वो कितना होगा, तो वो सोना वाला पट्टी का सहनशीलता होगा ±5%। आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, टोरॉयड एक होता है। टोरॉयड क्या होता है, तो जो टोरॉयड होता है एक प्रकार का तार के कुंडलकृत कॉइल होता है। देखिए एक टोरॉयड होता है, एक सोलेनॉइड होता है। एक क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। तो सोलेनॉइड हम लोगों का क्या होता है, एक सीधा लीनियर योड होगा, इंसुलेटर मटेरियल होगा। इसके ऊपर हम लोगों का जब बाइंडिंग किया हुआ होगा तो ये हम लोगों का क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड कहलाएगा। लेकिन वही यदि वृत्ताकार लूप के रूप में यदि ये हो, इसके ऊपर यदि हम लोग बाइंडिंग कर दें, तो ये जो हम लोगों का होगा ये हम लोगों का क्या कहलाएगा,
टोयॉड कहलाता है, टोयॉड कहलाता है। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि पाश्च अंतराल यानी बैक पिच शब्द आम तौर पर किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? यानी बैक पिच शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो बैक पिच है इसका उपयोग डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में किया जाता है। एक होता है हम लोगों का बैक पिच, एक होता है फ्रंट पिच। फ्रंट पिच का हिंदी होता है अग्र अंतराल। क्या होता है? अग्र अंतराल। बस यहाँ से आप लोग के लेवल का यही क्वेश्चन है कि यही पूछेगा कि अग्र अंतराल और पश्च अंतराल शब्द कहाँ उपयोग किया जाता है? तो ये दोनों का दोनों जो है डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में उपयोग किया जाता है। और जो डीसी आर्मेचर बाइंडिंग है ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? एक जो होता है हम लोगों का, एक होता है वेव बाइंडिंग, एक होता है वेव बाइंडिंग और एक होता है लैप बाइंडिंग। एक लैप होता है और एक वेव होता है। इसके बारे में आगे और डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि किस प्रकार के बाइंडिंग में कॉइल एक दूसरे के साथ परस्पर छादी होते हैं? परस्पर छादी मतलब ओवरलैप किए हुए होता है। यदि एक बाइंडिंग इस प्रकार का हो, एक बाइंडिंग यह हो, तो दूसरा जो बाइंडिंग होगा इसी पे होगा ऐसे, और जो तीसरा बाइंडिंग होगा वो यहाँ से ही जाएगा ऐसे। चौथा बाइंडिंग यहाँ से जाएगा। यानी ये क्या क्या हुआ है? आच्छादित है, परस्पर छादी है। इसको हम लोग कौन सा बाइंडिंग बोलते हैं? चैन बाइंडिंग। चैन के रूप में देखें कि चैन जैसे है जो कि आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युतमयी उपकरणों में हेयर स्प्रिंग की बनाए जाते हैं। तो जो हेयर स्प्रिंग होता है ये हम लोगों का फॉस्फोर कांच का बनाया जाता है। देखिए ये हेयर स्प्रिंग का जो उपयोग किया जाता है, और जैसे हम लोगों का आगे पढ़े थे चल क्वाल टाइप उपकरण, चल क्वाल टाइप, तो चाल क्वाल टाइप उपकरण पढ़े थे तो उसका जो स्पिंडल होता है वो घूमता है। यानी कि जिससे कि पॉइंटर कनेक्टेड होता है उसको स्पिंडल बोलते हैं। स्पिंडल एक ऐसे होता है इसी में पॉइंटर लगा हुआ होता है। तो ये जब पॉइंटर जो है हम लोगों का, ये जब वोल्टेज में हम लोग सप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ये फ्लक्चुएट करेगा, फाइनल रीडिंग पे चल जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई उपकरण चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग स्प्रिंग का या तो फिर ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल का उपयोग करते हैं। तो उसमें जो स्प्रिंग होता है वो भी फास्फोर कांच का ही बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री क्या है? तो ये उच्च कार्बन स्टील होता है। जो रेती होता है, रेती का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो किसी भी जैसे कि जिससे कि हम लोग तार को काटते हैं उसके धार को तेज करने के लिए, या जिसका किसी भी उपकरण के जो धार होता है उसको तेज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रेती का उपयोग करते हैं, जो कि उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? साधारण और आसान विधि क्या है? तो मुंह से नाक वाली विधि। ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। अगला ये किसी शीशा अम्ल बैटरी में 35 सेल निगेटिव प्लेटों की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए कोई भी जो लेड एसिड सेल बैटरी है, लेड एसिड सेल है, इसमें जब भी निगेटिव प्लेट जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक होता है। निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से हमेशा एक अधिक होता है। यानी इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर की पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक होगा हमारा निगेटिव प्लेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार्बनिक प्रतिरोधकों पर यंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर। इससे प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोध का मान। तो देखिए इसका जनरली आंसर गलत है, इसका कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है जब भी कार्बन कलर कोड का, कार्बन प्रतिरोध का आए तो इसका जो है 10 विभिन्न प्रकार के कलर का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो टॉलरेंस होता है, जो कि सहनशीलता आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें यहाँ पे हम लोगों को 2 प्रकार का मुख्यतः टॉलरेंस का उपयोग यानी सहनशीलता का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक हम लोगों का सिल्वर होता है और एक हम लोगों का क्या होता है? सोना होता है। जो सिल्वर होता है इसकी सहनशीलता प्लस माइनस का 10% होता है, और जो सोना होता है इसकी सहनशीलता प्लस माइनस 5% होता है। यदि
कोई भी कार्बन प्रतिरोध जिसका सिर्फ 3 ही कलर दिया हुआ हो, चौथा नहीं दिया हुआ हो, तो उसमें जो हम लोग टॉलरेंस लेंगे ±20% लेंगे। आगे सभी का जो है अलग अलग कोड का अलग अलग मान है, वो हम लोग देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट जो हो, फर्स्ट 2 कलर जो होता है, 2 पट्टी जो होता है, ये आगे वाले 2 डिजिट को दिखाता है। यानी लाल पीला जो है आगे वाले 2 डिजिट को दिखाएगा। भूया जो है, जो थर्ड कलर जो होता है, वो नंबर ऑफ 0 दिखाता है, यानी कि उस पर कितना शून्य होना चाहिए, या तो कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर बताता है। और जो चौथा कलर है, ये सहनशीलता हम लोगों को बताता है। अब कलर कोड को हम लोग याद कैसे करेंगे? कलर कोड का याद करने का एक तरीका है, BB जो गजेट, BB जो गजेट, इसको गजेट लिख देते हैं एक ही साथ, गजेट ब्रिटेन इच भेजी गुड वाइफ, भेजी गुड वाइफ। वाइफ यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो बी यहाँ से जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या है हम लोगों का, बी है, तो बी का मतलब हम लोगों का क्या हो गया, ब्लैक। बी का मतलब हम लोगों का क्या हो गया, ब्लैक। उसके बाद हम लोगों का क्या आ जाता है, ब्लैक के बाद हम लोग देखेंगे फिर अगला बी, ये वाला बी का क्या मतलब है, तो ये वाला बी का मतलब है हम लोगों का बयान। इसका मतलब क्या होता है, बयान। फिर आगे है आई, आई का मतलब क्या होता है हम लोगों का, रेड, लाल। इसका मतलब क्या होता है, रेड यानी कि लाल। इसका मतलब क्या हो गया, ब्लैक मतलब कि काला, बयान मतलब क्या चीज हो गया, भूरा। रेड मतलब लाल। ओ से हो गया हम लोगों का क्या चीज, ऑरेंज, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नारंगी। फिर बाई मतलब येलो, जिसका मतलब हो गया पीला। जी से हम लोगों का हो गया क्या चीज, ग्रीन। उसके बाद बी से हम लोगों का क्या, यहाँ पे बी का मतलब हो जाएगा ब्लू। पहला बी का मतलब ब्लैक, सेकेंड वाला बी का मतलब बयान, और थर्ड वाला बी का मतलब हम लोगों का ब्लू हो जाएगा। उसके बाद भी मतलब वॉयलेट। उसके बाद जो है जी, यहाँ पे जी मतलब क्या हो जाता है हम लोगों का, ग्रे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग अब यहाँ पे डब्लू है, डब्लू मतलब हो जाता है हम लोगों का भाट। नंबर हम लोग कैसे देते हैं, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। इसका हो गया 0 उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, इसका क्या हो जाएगा 9। इस प्रकार हम लोग कोड भी देते हैं। तो अब आगे आइए देखिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखिए हम लोगों का क्या है, जेड है। तो जेड जो आया था हम लोगों को लाल है, लाल जो हम लोगों का आया था थर्ड में, कैसे, BB जो है। तो आ जो आया था थर्ड नंबर में, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 यानी पहला डिजिट क्या हो जाएगा 2। फिर हम लोगों का था क्या चीज़, पीला, तो BB जो है IO, तो क्या हो गया 0 1 2 3 4। पीला का कितना हो गया 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फर्स्ट 2 कलर जो है ये तो दिखा दिया। उसके बाद थर्ड जो है हम लोगों का क्या दिखाएगा, मल्टीप्लायर को दिखाएगा। तो हम लोग जब मल्टीप्लायर को लेंगे, तो मल्टीप्लायर जो होता है नंबर ऑफ जीरो दिखाता है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो भूया मतलब बयान, यानी ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर, यानी 0 यानी कितना हो जाएगा 10⁻⁴ प्लस माइनस सिल्वर के लिए कितना टॉलरेंस बताए थे, सहनशीलता 10%। ये इसका सेंस है, यानी 240 ±10%। अब ये जो है ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे, जो एग्जाम में दे दिया उसी के अनुसार आएंगे। तो फर्स्ट 2 डिजिट को देख लें, 2 4 जो ऑप्शन में और कोई में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर 2 होगा। बाकी सही आंसर ये है, ये आंसर दिया हुआ भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, देखिए इसका भी आंसर गलत है। जब भी हम लोगों का वेव बाइंडिंग बोले, कौन सा बाइंडिंग बोले, वेव बाइंडिंग, तो जो समांतर पथ होता है वो हमेशा 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे यदि ना दे कि बाइंडिंग कैसा है, सिंपलेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, ये जो आंसर दिया हुआ है ये तब संभव है जब ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग होगा, जो कि कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। ट्रिप्लेक्स मतलब होता है 3 से गुना कर देना 2 में, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6।
डुप्लेक्स बोलेगा तो 2 से गुना कर देंगे, तब हो जाएगा कितना 4। लेकिन यदि सिर्फ है सिर्फ बोले कि वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितना है, तो हम लोग कितना बोलेंगे 2। यहाँ पे जो है 2 प्रकार के बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, एक वेव बाइंडिंग और एक लैप बाइंडिंग। तो जो लैप बाइंडिंग में जो होता है समांतर पथ की संख्या, जो समांतर पथ की संख्या उसको ए से सूचित किया जाता है। ये जो होता है उस मशीन के ध्रुवों की संख्या, पोलों की संख्या के बराबर होता है। यदि कोई 4 पोल के डीसी मशीन में पूछे और उसमें बोले कि लैप बाइंडिंग है तो समांतर पथ कितना होगा, तो इसमें समांतर पथ कितना होगा 4। यानी जो लैप बाइंडिंग होता है इसमें समांतर पथों की संख्या उसमें पोलों की संख्या के बराबर होता है, यानी इसमें A इज इक्वल टू P होता है। लेकिन भाई यदि इसमें भी डुप्लेक्स बोल दे तो 2 से गुना कर देंगे, ट्रिप्लेक्स बोल दे तो 3 से गुना कर देंगे। लेकिन यदि वेव बाइंडिंग बोलेगा तो समांतर पथों की जो संख्या होगा वो हमेशा 2 के बराबर होगा। यदि डुप्लेक्स बोलेगा तो 2 से गुना करेंगे, ट्रिप्लेक्स बोलेगा तो 3 से गुना करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन में ना ही डुप्लेक्स बोला ना ही ट्रिप्लेक्स बोला, तो इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। ये आंसर दिया हुआ गलत है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोले है कि एम्पियर की एसआई इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर जो है हम लोगों का किसका इकाई है, विद्युत धारा का इकाई है। देखिए कभी कभी जो है पूछ देता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, ऑप्शन में एम्पियर नहीं आता है, ऑप्शन में आता है क्या चीज़, कूलम्ब पर सेकंड। तो स्टूडेंट लोग है जो कि यदि उनमें इनमें से कोई नहीं दे देता तो क्या भाई आ जाते हैं। इसका जो है कूलम्ब पर सेकंड आया कहाँ से, तो हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि विद्युत धारा इज इक्वल टू प्रवाहित आवेश बटा समय, जितना समय में क्या आवेश प्रवाहित हुआ हो। तो आवेश का ऐसा मात्रक हम लोग क्या जानते हैं, कूलम। समय का क्या जानते हैं, सेकंड। यानी जो विद्युत धारा का एक अन्य मात्रक है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि जीआई भोजन प्लेट की माप क्या है। अब जीआई भोजन प्लेट की माप हम लोगों से पूछा है, तो देखिए जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयन, गैल्वेनाइज्ड आयन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि किस पदार्थ का उपयोग हम लोग भूयोजन यानी अर्थिंग के लिए हम लोग करते हैं। अर्थिंग के लिए हम लोग किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं, किस टाइप के पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो पहला हम लोग का हो गया गैल्वेनाइज्ड आयन, उसके बाद हम लोग कॉपर का भी उपयोग करते हैं। तो जो प्लेट टाइप का अर्थिंग होता है तो इसमें यदि गैल्वेनाइज्ड आयन का उपयोग करेंगे तो उसका जो डायमेंशन होगा 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 6.35 mm होगा। लेकिन वही यदि यहाँ पे जीआई जो दिया हुआ है, जीआई के जगह पे कॉपर दे दे कि कॉपर के भूओजन प्लेट की माप क्या है, तो जो कॉपर की भूओजन प्लेट की माप है वो 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 3.18 mm है। ये कॉपर के लिए है, गैल्वेनाइज्ड आयन के लिए ये है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एचआरसी फ्यूज का आशय, मतलब एचआरसी फ्यूज का मतलब क्या है। तो जो एचआरसी फ्यूज का आशय, एचआरसी फ्यूज मतलब होता है हाई रिपार्चिंग कैपेसिटी, हाई रिपार्चिंग कैपेसिटी फ्यूज तो है हाई रिपार्चिंग कैपेसिटी फ्यूज, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं लगभग 100 एम्पियर के जगह पे, यानी 100 एम्पियर का यदि विद्युत प्रवाह जिसमें हो या हो नॉर्मल कंडीशन में, उसमें हम लोग एचआरसी फ्यूज का उपयोग करते हैं। ऐसे यदि क्वेश्चन में आता है कि जो जनरली नॉर्मल उपयोग में जो है जिस फ्यूज का उपयोग किया जाता है वो किसका एलॉय होता है, तो जो नॉर्मल उपयोग में हम लोग कहते हैं घरेलू फ्यूज जो हम लोग उपयोग करते हैं वो जो है मुख्यतः किसका बना होता है, लेड प्लस टीन का बना होता है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फ्यूज का प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछता है कि फ्यूज का प्रॉपर्टी कैसा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो नॉर्मल हम लोग फ्यूज उपयोग करते हैं उसका जो है प्रॉपर्टी कैसा होता है। तो उसमें जो होता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों का उसका लो होता है। रेसिस्टिविटी भी जो हम लोगों का होगा ये लो होगा। देखिए अधिकांशतः किताब जो है ऑब्जेक्टिव में दिया कि रेसिस्टिविटी हाई होता है, लेकिन उसका रेसिस्टिविटी हाई नहीं बल्कि कंडक्टिव
VT हाई होता है। क्योंकि जितना भी हाई लेवल का, जैसे JB गुप्ता का जो थियोलॉजी का बुक है, ऑब्जेक्टिव वाले बुक का हम नहीं बात बोले हैं, जो थियोलॉजी का बुक है उसमें साफ दिया हुआ है कि जो एसिस्टिविटी होता है वो कम होता है और कंडक्टिविटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। ये जो है फ्यूज वाला में जो ये फ्यूज मटेरियल का प्रॉपर्टी है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ISI के नियमों के अनुसार छत के किसी पंखे की ऊंचाई रखना चाहिए। तो ये छत की पंखा है वो मिनिमम 2.5 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। तो इसमें क्या 2.5 मीटर ऑप्शन में नहीं है, तो इसके जो नज़दीक वाला वैल्यू है, लेकिन ये कम से कम होना चाहिए। तो इससे कम वाला तो हम ऑप्शन टिक आउट कर नहीं सकते, यानी 2.15 तो हम लोग टिक आउट कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या टिक आउट करेंगे 2.75 मीटर। ऐसे जो है नॉर्मली होना चाहिए ISI के अनुसार कितना 2.5 मीटर। यदि बल्ब के लिए पूछे तो कितना होगा, तो बल्ब के लिए होगा ग्राउंड लेवल से यानी जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे बल्ब होना चाहिए। एक और आप लोग देखते होइएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोल होता है, पोल जो आता है इस पे बारबट वायर यानी कंटीला तार लपेटा हुआ होता है। तो ये जो कंटीला तार होता है ये कितने ऊंचाई पे होता है और कितना मीटर लपेटा हुआ होता है। तो जो ये कंटीला तार होता है ये नियम के अनुसार 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए और एटलीस्ट 1 मीटर के लिए ये जो है लपेटा हुआ होना चाहिए। जो डेंजर प्लेट होता है जिसमें लिखा हुआ होता है 20 kV डेंजर प्लेट, ये इस ढंग का सिंबल बना हुआ होता है, इस ढंग का सिंबल बना हुआ होता है डेंजर प्लेट। इसका भी जो ऊंचाई होना चाहिए ग्राउंड लेवल से कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। और जो कंटीला तार ये जो लपेटा हुआ होता है ये कम से कम 1 मीटर लपेटा हुआ होना चाहिए और 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होनी चाहिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि 11 kV वाले केबल के लिए वांछित का। देखिए जब हम लोग केबल बिछाते हैं यानी अंडरग्राउंड केबल का ये बात बोले हैं, तो जब हम लोग केबल बिछाते हैं तो गड्ढा जो खोदते हैं उसका खाई कितना होना चाहिए। तो डिफरेंट वोल्टेज के लिए अलग अलग खाई होता है। जैसे लो टेंशन केबल कहने का मतलब 1 kV से कम, लेस देन 1 kV। तो इसके लिए जो गड्ढा खोदते हैं हम लोग कितना का खोदते हैं, 0.75 मीटर का गड्ढा खोदते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का हाई टेंशन केबल मतलब होता है 3.3 kV टू 11 kV। तो 3.3 kV टू 11 kV के लिए जो हम लोग गड्ढा खोदते हैं वो 0.9 मीटर का होता है। उसके बाद एक आता है सुपर टेंशन केबल जो कि कहीं कहीं पे 11 kV टू 33 kV देता है, कहीं कहीं पे 22 kV टू 33 kV देता है। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेगा। 22 kV टू 33 kV यदि होगा तो इसके लिए जो हम लोग खाई खोदते हैं वो जो होता है 1.05 मीटर होता है। लेकिन यदि योड को जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो योड को क्रॉस करवाने के लिए हम लोगों का जो गड्ढा खोदना होता है वो 1 मीटर का गड्ढा एटलीस्ट होना चाहिए। यानी कि सहायक यदि हम लोग पार करवाएंगे केबल को सहायक से पार करवाएंगे तो गड्ढा कितना होना चाहिए, 1 मीटर। एक बार फिर से इसको बता देते हैं। लो टेंशन केबल यानी लेस देन 1 kV के लिए 0.75 मीटर, 3.3 kV टू 11 kV के लिए 0.9 मीटर का गड्ढा होना चाहिए, 22 kV टू 33 kV के लिए 1.05 मीटर का गड्ढा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। BIS के अनुसार किसी संस्थान में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अधिकतम जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो 3% ही होना चाहिए। अब वोल्टेज में यदि फ्लक्चुएशन बोलेगा तो वो ±3%, फ्रीक्वेंसी में भी जो फ्लक्चुएशन होना चाहिए वो ±3% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्टेपर मोटर एक होता है, यानी स्टेपर मोटर क्या होता है, तो जो स्टेपर मोटर होता है ये सिंगल फेज AC मोटर। यहाँ से का क्वेश्चन आता है सिंगल फेज मोटर से कि यूनिवर्सल मोटर कैसा मोटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है ये होता है हम लोगों का AC सीरीज मोटर। कैसा होता है, AC सीरीज मोटर।
एक और क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर का हम लोग मिक्सी मशीन में, जिसमें कि मसाला ये सब पिसाता है घर में, जो वो पीसने वाला मशीन होता है, यानी ग्राइंडर मिक्सर भी बोला जाता है, उसमें हम लोग यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। हेयर ड्रायर में हम लोग है जो कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं, यानी बाल सुखाने वाला मशीन में। उसके बाद हम लोग वैक्यूम क्लीनर में भी जो है यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोले है कि किसी श्रृंखला पथ में कुल प्रतिरोध की गणना के लिए सूत्र बताइए। तो देखिए श्रृंखला पथ यानी कि सीरीज का बात हम लोगों का बोला है। तो सीरीज में जो प्रतिरोध होता है वो इस ऐसे होता है। इसका प्रतिरोध डिफरेंट R1 R2 R3। अब हम बोलेंगे कैसे कि ये सीरीज में या समानांतर में। तो हम लोग देखेंगे कि यदि एक ही विद्युत धारा जिस प्रतिरोध से गुजरे वो सभी प्रतिरोध श्रृंखला में होगा। जैसे आई का मान इससे भी जाएगा, इससे आई ही जाएगा, इससे भी आई ही जाएगा। इसलिए R1 R2 R3 तीनों किस में है, श्रृंखला में। तो इसका जो मान होगा, आई का मान जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो। यदि समानांतर में हो तो जो आई का फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। आगे देखेंगे हम लोग। CFL का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए CFL का जो पूर्ण रूप है वो है कॉम्पैक्ट फ्लूओसेंट लैंप। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि LED का पूर्ण रूप क्या है। LED का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आजकल जो है जनरली ज़्यादातर जो यूज होता है LED का ही हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे बिजली का बहुत कम खपत होता है और इसका लाइफ भी यानी ज़िंदगी भी बहुत अधिक है। लगभग 10,000 घंटा से ऊपर इसका ज़िंदगी है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच विद्युतीय कोण होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। तो ये जो होता है 90 डिग्री का होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है बिना स्टार्टिंग वाइंडिंग के स्टार्ट नहीं होगा। उसमें जो है हम लोग एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को जोड़ते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऐड करते हैं, जो कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्टेड होता है। इसके सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कनेक्ट करते हैं। यदि मोटर स्टार्ट हो जाता है यानी जब उसका जो टॉर्क है वो लगभग 60 to 70% आ जाता है रेटेड टॉर्क के, तब हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यदि हम लोग डिस्कनेक्ट ना करें तो रनिंग कंडीशन में भी वहाँ पे करंट फ्लो होगा, जिसके कारण अधिक पावर लॉस होगा यानी शक्ति लॉस होगा, जिसके कारण जो है वाइंडिंग हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होकर जल भी सकता है। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है और जो रनिंग वाइंडिंग होता है इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। अब पूछेगा कि जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यही स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच जो भी कोण बनता है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होता है हम लोगों का टॉर्क। इसका यानी कि इसका टॉर्क यानी जिसको हिंदी में आघूर्ण बोला जाता है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिकल एंगल क्या है, विद्युतीय कोण क्या है। तो देखिए कोई भी दो अपोजिट पोलैरिटी वाले पोल के बीच जो है 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल कोण बनता है। जैसे यदि हम लोग 4 पोल मशीन का बात करते हैं तो ये यदि नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो जाएगा, फिर ये जो हो जाएगा हम लोगों का नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कोण बनेगा ये कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिकल कोण बनेगा वो कितना का बनेगा, 90 डिग्री का। यानी जो मैकेनिकल कोण होता है और इलेक्ट्रिकल कोण होता है ये दोनों अलग अलग होता है। इसके बीच में एक संबंध होता है, इसको हम लोग बता देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। जो मैकेनिकल कोण है यानी कि जो थीटा एम है, थीटा एम इज इक्वल टू होता है 2/P, जहाँ P जो है नंबर ऑफ पोल यानी ध्रुवों की संख्या, किसी भी मशीन में ध्रुवों की संख्या, इनटू थीटा ई यानी इलेक्ट्रिकल कोण। यानी मैकेनिकल कोण जो होता है 2/P इंटू इलेक्ट्रिकल कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का बोले है कि किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुए होने पर क्या होता है। तो जब यदि डीसी सप्लाई से हम लोग जोड़ेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्राइमरी वाइंडिंग जल क्यों जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है। ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो है टाइम के साथ फ्लक्स भी फाई भी चेंज करता है। जो फाई भी चेंज करता है इसके कारण सेकेंडरी में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ का फार्मूला जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। यहाँ पे ये भी पूछता है कि ये माइनस साइन किसके कारण आता है। तो ये जो आता है लेंज नियम से आता है, लेंज लॉ से आता है। किससे आता है, लेंज लॉ से आता है। अब हम लोग ये देखें कि यहाँ पे जो है फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज होना चाहिए ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए। लेकिन डीसी के केस में फ्लक्स जो होता है हम लोगों का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस कारण से जो है सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, जिसके कारण जितना भी हम लोग पावर सप्लाई करते हैं कुल का कुल पावर प्राइमरी वाइंडिंग में लॉस हो जाता है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में ही यह जाता है, जिसके कारण बहुत ही अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाता है, जल जाता है। इसीलिए कभी भी ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे आता है कि यदि हमको डीसी वोल्टेज को अप या डाउन करना हो तो हम क्या करेंगे। तो डीसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग चौपर का उपयोग करते हैं। ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या चीज़, हम लोग चौपर का उपयोग करते हैं। ये भी आगे एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। देखिए लाइन वोल्टेज किस में पूछा है, स्टार कनेक्शन। तो हम दोनों के लिए देख लेंगे, इधर देख लेंगे स्टार के लिए, इधर देख लेंगे डेल्टा के लिए। जनरली जो थ्री फेज वाइंडिंग होता है वो दो ही होता है, एक स्टार होता है, एक डेल्टा होता है। उसके बाद आता है जिगजैग वाइंडिंग आता है। स्टार में फिर जो कि एक ओपन कर देता है, डेल्टा में ओपन करता है, वो अलग बात है। पहले इतना को ही देख लेंगे, एक स्टार वाइंडिंग है, एक डेल्टा वाइंडिंग के लिए। तो स्टार वाइंडिंग जो होता है इसमें जो फेज वोल्टेज होता है, सॉरी लाइन वोल्टेज जो होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 गुना होता है फेज वोल्टेज का। और जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है। लेकिन यदि डेल्टा बोल दे, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, तो जो लाइन वोल्टेज होता है ये फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और जो लाइन करंट होता है ये √3 गुना होता है फेज वोल्टेज का। यानी यहाँ पे बोला स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज होता है, तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 गुना होता है फेज वोल्टेज का। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एलटी केबल का इंसुलेशन परीक्षण किया जाता है। यानी एलटी यानी क्या हो गया, लो टेंशन केबल। लो टेंशन केबल मतलब कितना, जिसका रेटिंग जो है 1000 वोल्टेज से कम हो। 1000 वोल्ट पे किया जाता है, लेकिन 1000 वोल्ट ऑप्शन में है नहीं, तो उसके नजदीक में 1100 वोल्ट है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हिच टाइप ऑफ मोटर इज सूटेबल फॉर ट्रैक्शन वर्क। तो देखिए ट्रैक्शन वर्क यानी कि रेलवे, मेनली तो रेलवे ही होता है। ऐसे ट्रैक्शन मतलब होता है ट्रक, ये सब में भी ट्रक हो गया, ट्रामबेज हो गया, ये सब भी होता है ट्रैक्शन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन मेनली हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, रेलवे को। तो ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सडन लोड लेने में, यानी अचानक जो है लोड लेने में कैपेबल हो सके, अचानक लोड ले सके, जिसका स्पीड कंट्रोल आसानी से हो सके। स्पीड को जो है उसके गति को हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सके। तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे अच्छा स्पीड कंट्रोल किस मोटर का होता है, तो डीसी मोटर का होता है। ऑप्शन में आएगा डीसी मोटर, और वही टिक आउट करना है। लेकिन स्पीड कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, सडन लोड लेना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए, यानी शुरुआती या घूर्णन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो देखिए डीसी शंट मोटर भी तो है, शंट मोटर उसका भी जो है
स्पीड अच्छा होता है, स्पीड कंट्रोल, लेकिन उसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा नहीं होता है, इसलिए शंट मोटर का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये सभी गुण जो है डीसी सीरीज मोटर में मिलता है, इसीलिए ट्रैक्शन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि सप्लाई तो होता है एसी, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में किस प्रकार का सप्लाई दिया जाता है, तो सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया जाता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया जाता है। और वो भी उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 62.5 होता है, 50-60 पे नहीं किया जाता है, 62.5 पे किया जाता है। और उसको जो है फिर डीसी में हम लोग कन्वर्ट कर डीसी जनरेटर को फेड करते हैं, यानी डीसी सीरीज मोटर को हम लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि देखिए डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के इसलिए नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसका जो गति होता है बहुत खतरनाक सीमा तक बहुत हाई हो जाता है, इसका गति बहुत ही बढ़ जाता है। जब लोड नहीं आता तो इसका गति बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए जो है डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पे ही ऑन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ISI के नियमों के अनुसार लाइटिंग सर्किट में अधिकतम भार, देखिए इसको हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे कि लाइटिंग सर्किट में अधिकतम भार कितना होना चाहिए, 800 वाट का होना चाहिए। अब पावर सर्किट में यानी शक्ति में कितना होना चाहिए, तो 3000 वाट अधिकतम होना चाहिए, 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोलेगा मैक्सिमम कितना पॉइंट हम लोग ले सकते हैं लाइटिंग सर्किट से, तो लाइटिंग सर्किट से मैक्सिमम कितना पॉइंट ले सकते हैं, 10 पॉइंट, यानी 10 गो ही, या तो ट्यूबलाइट जलाएं या तो पंखा जलाएं या तो बल्ब चलाएं, ये सब मैक्सिमम 10 पॉइंट ही ले सकते हैं। लेकिन शक्ति वाला में मैक्सिमम क्या पॉइंट, 2 गो, यानी रेफ्रिजरेटर, गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब किस में आता है, पावर में आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आमतौर पर सेकेंडरी बाइंडिंग में उपयोग में किया जाता है, तो सेकेंडरी बाइंडिंग का उपयोग आमतौर पे एकल फेज वाले मोटियों में किया जाता है। सेकेंडरी बाइंडिंग का उपयोग, सेकेंडरी मतलब क्या होता है कि टोटल का टोटल बाइंडिंग एक ही जगह पे, यानी कि जितना भी तार का लपेटा है टोटल के टोटल कितना पे हो, एक ही जगह पर, तो ये जो है जनरली किस में उपयोग किया जाता है, एकल फेज वाले मोटे में, ये डायरेक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पीक फैक्टर का अनुपात है, यानी पीक फैक्टर किसका अनुपात है, तो जो पीक फैक्टर है ये मैक्सिमम अपॉन IMS का होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन IMS वैल्यू का ये अनुपात होता है, अधिकतम मान की तुलना में IMS मान, यानी इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। एक पीक फैक्टर पूछता है, एक फॉर्म फैक्टर पूछता है, फॉर्म फैक्टर। तो जो हम लोगों का होता है फॉर्म फैक्टर हम लोग क्या होता है, फॉर्म फैक्टर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फैक्टर पूछता भी है कि सिनुसॉइडल के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो जो सिनुसॉइडल होता है उसके लिए फॉर्म फैक्टर ओबान पॉइंट ओबान होता है। और फॉर्म फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है VRMS अपॉन V एवरेज। देखिए यहाँ पे वोल्टेज भी ले सकते हैं, करंट भी ले सकते हैं। पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर का फार्मूला यही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्रीय स्विच में जोड़ा जाता है, तो ये ऊपर ही बता चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ही अपकेंद्रीय स्विच भी कहा जाता है। ये जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में ऐड किया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि किस वाइंडिंग को स्टार्ट होने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, स्टार्टिंग बाइंडिंग ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे PVC का पूर्ण रूप है, ये इंपॉर्टेंट है। PVC का पूर्ण रूप क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक और पूछता है TRS कि TRS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है टफ यार्ड शीटेड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि ओम का नियम बताता है, तो ओम का नियम क्या बताता है, V बराबर I, यानी जो होता है वोल्टेज जो होता है वो विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ओम का नियम कब सत्य है, तो ओम का नियम सत्य है जब टेम्परेचर नियत हो, तापमान कैसा हो, नियत हो, यानी नियत तापमान पर ओम का नियम हम लोग लागू करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कि
उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं जो ओम के नियम का पालन करता है? तो उस प्रतिरोध को हम लोग रैखिक प्रतिरोध कहते हैं, लीनियर प्रतिरोध कहते हैं। और वैसा प्रतिरोध जो कि ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जैसे डायोड हो गया, डायोड ओम के नियम को पालन नहीं करता। ट्रांजिस्टर हो गया, ये भी ओम के नियम को पालन नहीं करता। तो ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये सब जो प्रतिरोध हो गया इसको अरैखिक प्रतिरोध कहा जाता है, अरैखिक प्रतिरोध कहते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोले है कि ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किटों के उपयोग किया जाता है, उनका प्रकार क्या? तो देखिए, जो सीढ़ी में उपयोग किया जाता है वो टू पोल स्विच किया जाता है। कैसा स्विच? टू पोल स्विच किया जाता है। टू पोल स्विच होता कैसे? टू पोल स्विच का उपयोग किया जाता है। और ये कितना किया जाता है? तो दो ठो किया जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे दुतरफा स्विच का उपयोग किया जाता है। और कितना ये होता है? दो ठो होता है। कहाँ कहाँ? एक नीचे में, एक सीढ़ी यदि ये है, ये सी है, तो एक नीचे में और एक ऊपर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को बदला जा सकता है, यानी जो उसका घूमने की दिशा है उसको हम लोग कैसे बदलेंगे? तो देखिए, एकल फेज मोटर में दो वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है शुरुआत में, एक चाल वाइंडिंग और एक प्रारंभिक वाइंडिंग, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोला जाता है। तो दोनों में से किसी एक को बदल देने पे, यदि बोले कि क्या सप्लाई बदल देने से, सप्लाई का जो एंड है वो बदल देने से सिंगल फेज मोटर का चक्रण दिशा बदल जाएगा? तो नहीं बदलेगा, क्योंकि उससे जब सप्लाई के हम लोग बदल देंगे तो चाल वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग का भी बदल जाएगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी, इसीलिए दिशा नहीं बदलेगा। दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल में बदलाव करने से सिंगल फेज मोटर की चक्रण दिशा बदल जाती है, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं हम लोगों का क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है। देखिए, सुपर कंडक्टर जिसकी चालकता बहुत ही उच्च हो, बहुत ही उच्च, ये जो होता है जनरली पुअर कंडक्टर में होता है, यानी जो कि खराब कंडक्टर है, जैसे मरकजी, इस समय Hg मरकजी, इसमें जो है 4 केल्विन तापमान पे जब इसको Hg को लाया जाएगा तो ये सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा। ये जो 4 डिग्री जो टेम्परेचर, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन तापमान कंडक्टर, जिससे कि आसानी से विद्युत प्रवाह कर सके। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ आर्मर्ड वायर इन केबल? तो आर्मर्ड वायर का उपयोग केबल में किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग केबल में किया जाता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, केबल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहले कंडक्टर होता है, सबसे पहले कंडक्टर होता है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है, इसके ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन होता है। इसके बाद है जो कि हेशन या जूट होता है। इसके बाद जो है आर्मरिंग होता है, जो कि जनरली जो है गैल्वेनाइज्ड स्टील का होता है। इसके बाद फिर शाइविंग होता है, जो भी हेशन या जूट का होता है। देखिए, अब आगे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों पर कौन सा मोटर काम करता है? तो ये यूनिवर्सल मोटर जो होता है एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, एसी एंड डीसी दोनों पे काम करता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल मोटर किस प्रकार का मोटर है? तो ऊपर ही बता चुके हैं कि ये जो है एसी सीरीज मोटर है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, हिस्टेरिसिस मोटर। ये जो एकमात्र ऐसा मोटर है जो कि लॉस का फायदा उठा के चलता है, यानी ये जो है हिस्टेरिसिस लॉस पे काम करता है। इसका जो उपयोग किया जाता है ऑडियो इक्विपमेंट में किया जाता है, ऑडियो मोटर में, जैसे वीडियो रिकॉर्डर ये सब को प्ले करने में, वीडियो कैसेट ये सब को प्ले करने में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? हिस्टेरिसिस मोटर का। ये कौन प्रकार का मोटर है? तो ये जो है सिंक्रोनस मोटर होता है। कैसा मोटर? सिंक्रोनस, जिसको तुलकाई भी हिंदी में बोला जाता है, सिंक्रोनस मोटर होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे। किसी उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर होता है, उद्दीप्त या इनकैंडेसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर होता है वो 1 के अप्रोक्सीमेट होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यूपीएस का पूर्ण या यूप क्या है? तो यूपीएस का जो पूर्ण यूप है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का पूर्ण यूप क्या है? अनइंटरप्टेड
पावर सप्लाई। यूपीएस का उपयोग इसलिए किया जाता है कि मान लिया जाए इमरजेंसी में कोई भी हमारा डिवाइस लगा हुआ है, जैसे कंप्यूटर लाइन से लगा हुआ, लाइन एकाएक कट जाए, हम कोई काम करें तो वो काम तो है जो कि कट जाने के बाद सेफ यदि नहीं रहेगा तो फिर से वो काम हमको करना पड़ेगा। तो यूपीएस का उपयोग इसलिए किया जाता है कि हमको सेव करने का टाइम एटलीस्ट मिल सके बिजली सप्लाई समाप्त होने के बाद ही। इसका पूरा नाम क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एच श्रेणी के विद्युत रोधी या उष्मा रोधी का सीमित तापमान है तो 180 डिग्री। देखिए, जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है ये भी बहुत प्रकार का होता है। इसको याद करने का तरीका है यू आर आयनिंग बजेड फॉर हाई कंफर्ट। यू आर आयनिंग बजेड फॉर हाई कंफर्ट। यहाँ पे हो जाएगा कौन कौन टाइप का, जो देख लीजिए। यहाँ पे हो गया बाई टाइप का, ए टाइप का, ई टाइप का, बी टाइप का, एच टाइप का और सी टाइप का। जिसमें सबसे अधिक जो तापमान सहन करने का क्षमता है वो सी टाइप में है। इसमें जो तापमान सहन करने का क्षमता है वो 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का। और सबसे कम जो तापमान सहता है वो हम लोगों का कौन सा सहता है? बाई टाइप। इसका जो क्षमता है लगभग 105 डिग्री के अप्रोक्सीमेट है। आगे हम लोग अब देखेंगे प्रदीप्त की इकाई क्या है। तो प्रदीप्त की इकाई क्या है? हम लोगों का लक्ष्य है। कैंडल पावर का इकाई हम लोगों का क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। वाट किसका इकाई हो जाएगा? शक्ति का इकाई हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे की पहचान एंड यूल के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, एंड यूल के द्वारा जो है चुंबकीय ध्रुव का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय ध्रुव जो है ज्ञात किया जाता है। हम लोग जानेंगे कि एंड यूल होता क्या है। तो देखिए, कोई भी सोलेनॉइड हम लोग ले लेते हैं, कोई भी हम लोग सोलेनॉइड ले लेते हैं। ये हम लोग का सोलेनॉइड हो गया। इस पे हम लोग जो है तार लपेट देंगे, इस ढंग से इस पे तार लपेट देंगे। अब इसमें जो है करंट जाएगा, मान लिया जाए कि करंट जाए है इस डायरेक्शन में। यहाँ से इस ओर से जब हम लोग देखेंगे, इस ओर से यदि हम लोग देखेंगे, यहाँ पे यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो तो जो नज़दीक वाला होगा वो नॉर्थ पोल होगा, और फार एंड जो होगा यानी दो वाला जो एंड होगा वो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? साउथ एंड हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग का जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज में हो तो जो नज़दीक वाला होगा वो साउथ होगा, दो वाला जो होगा नॉर्थ होगा। यानी ये जो है किसी भी एंड यूल जो है सोलेनॉइड का ध्रुव पता करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। चुंबकीय ध्रुव पता करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आई यूल के अनुसार 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा आवेशित होता है। तो बहुत कम करंट पे ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा बहुत कम करंट के द्वारा आवेशित होता है। ये भी डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगला पार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।